आज हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का क्लास करेंगे। इसमें फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब पूंजी की व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या उसके सोर्स हैं, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इन सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। किसी भी उपक्रम में दो तरह की पूंजी लगी होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले तो हम ये तय करते हैं कि हमें अपने उपक्रम के लिए, इंटरप्राइज के लिए कुल कितनी पूंजी चाहिए। उसके बाद ये तय करते हैं कि हमें अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कितनी पूंजी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए कितनी पूंजी चाहिए। तो कुल पूंजी जब तय हो जाता है, पता चल जाता है कि कुल कितने धन की आवश्यकता है हमें अपना कारोबार करने के लिए, संस्था चलाने के लिए, तो फिर वो दो भागों में बढ़ता है, एक फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल। तो आज हम लोग फिक्स्ड कैपिटल के बारे में ही विस्तार से पढ़ेंगे। इसको अस्थाई पूंजी या स्थिर पूंजी हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में फिक्स्ड कैपिटल या इसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी कहा जाता है, दीर्घकालीन वित्त। ये क्या है? मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या है? फिक्स्ड कैपिटल या लॉन्ग टर्म कैपिटल वह कैपिटल है जो जिस कार्य में भी लगाया जाता है उसमें जाकर ब्लॉक हो जाता है लंबे समय तक के लिए। इस पर रिटर्न हमें बड़ी लंबे समय के बाद मिलता है, तुरंत रिटर्न नहीं मिलता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो अस्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करने के लिए, संस्था के स्थापना के लिए, संस्था के रिनोवेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे ही हम अस्थायी पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। क्योंकि इन मदों में पूंजी लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाती है और इससे इमीडिएट रिटर्न, तुरंत प्रतिफल की आशा हम नहीं कर सकते। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अस्थायी पूंजी का प्रबंध किसे कहा जाता है? अस्थायी पूंजी का प्रबंध का मतलब हुआ कि हमें अपने उपक्रम को चलाने के लिए कितने अस्थायी पूंजी चाहिए, किस किस तरह की अस्थायी पूंजी की आवश्यकताएं हैं, उसको हम कहाँ से पूरा करेंगे, कौन कौन से सोर्स हमारे पास अस्थायी पूंजी के उपलब्ध हैं और कौन कौन से अस्थायी पूंजी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए, हमारे अपने संस्था के मॉडर्नाइजेशन के लिए चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए, रिनोवेशन के लिए चाहिए। और ये कहाँ से प्राप्त होंगे, इनके कौन कौन से स्रोत हमारे पास उपलब्ध है, इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अस्थायी पूंजी का प्रबंध। किन किन कार्यों के लिए चाहिए अस्थायी पूंजी और कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे, इसी के व्यवस्था करना अस्थायी पूंजी का प्रबंध कहलाता है। अब हम आते हैं, ये तो छोटा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन में आते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। अस्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक वे कौन कौन सी बातें हैं जो अस्थायी पूंजी पर असर डालती हैं। हम एक एक करके पॉइंट्स को लिखते जा रहे हैं और आपको समझाते जाएंगे। सबसे पहला है
नेचर ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की प्रकृति ये कैसे प्रभावित करता है अस्थायी पूंजी को। व्यवसाय कई तरह के होते हैं। कुछ कारोबार होते हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, उसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहते हैं, निर्माणी इकाई, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज, निर्माणी उपक्रम। और एक होता है आपको ट्रेडिंग कंसर्न, व्यवसायिक इकाई, ट्रेडिंग यूनिट। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वह यूनिट है जहां हम उत्पादन का, प्रोडक्शन का काम करते हैं, किसी सामान को मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं, प्रोडक्ट को। और ट्रेडिंग यूनिट वह है जहां हम सामान कहीं से खरीद कर लाते हैं और बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। तो अस्थायी पूंजी कितना चाहिए ये व्यवसाय की प्रकृति काफ़ी हद तक तय कर देता है। कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए। अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है, मतलब हम सामान को बनाते नहीं हैं, कहीं से खरीद कर लाते हैं और बेचते हैं, तो फिर यहाँ फिक्स कैपिटल, कम फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यदि हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, निर्माणी संस्था, हम सामान को बनाते हैं, फैक्ट्री है, तो फिर आप याद रखिए यहाँ बड़े पैमाने के अस्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। यानी यहाँ अत्यधिक अस्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक तो व्यवसाय की प्रकृति अस्थायी पूंजी को प्रभावित करता है, दूसरा है साइज ऑफ यूनिट, इकाई का आकार, इकाई का आकार, साइज ऑफ यूनिट। ये क्या है? साइज का मतलब आपका पैमाना क्या है, स्केल क्या है कारोबार का, छोटा है या बड़ा। तो स्वाभाविक है कि जब आपके व्यवसाय का पैमाना छोटा होगा, यानी इंटरप्राइज छोटे पैमाने की होगी, छोटा आकार होगा उसका, तो वहाँ कम अस्थायी पूंजी चाहिए। और जब व्यवसाय का पैमाना बड़ा होगा, बड़े आकार वाली संस्था होगी, तो वहाँ अधिक अस्थायी पूंजी की जरूरत पड़ेगी। तो अब जैसे हम इंडियन रेलवे को ले लें, आयरन इंडस्ट्रीज को ले लें, कॉटन इंडस्ट्रीज को ले लें, ये बड़े आकार के इंटरप्राइज हैं, यहाँ बड़े पैमाने पर अस्थायी पूंजी चाहिए। लेकिन हम एक छोटे पैमाने का दुकान खोलते हैं, शॉप खोलते हैं, तो वहाँ कम अस्थायी पूंजी चाहिए। तीसरा उत्पादन की, पहले अंग्रेजी लिखे, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उत्पादन तकनीक, उत्पादन की तकनीक भी अस्थायी पूंजी को प्रभावित करती है। यदि हम पुराने तरीके से उत्पादन करते हैं, परंपरागत तरीके से उत्पादन करते हैं, तो वहाँ हमें
यानी जहाँ लोगों की, मनुष्य की आवश्यकता कम होती है, मशीन की आवश्यकता ज़्यादा, मनुष्य की आवश्यकता अधिक होती है, मशीन की आवश्यकता कम होती है, वहाँ कम स्थायी पूंजी चाहिए। लेकिन जब हम अपने पूरे प्रोसेस का मैकेनिज्म करते हैं, मशीनीकरण यानी यंत्रीकरण कर देते हैं, यानी मशीनों का प्रयोग अधिक करते हैं अपने उत्पादन तकनीक में, लोगों की आवश्यकता जहाँ कम पड़ती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीन, प्लांट इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, वहाँ अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो यंत्रीकरण मैकेनिज्म भी स्थायी पूंजी को प्रभावित करता है। जहाँ हम छोटे छोटे मशीन टूल्स या परंपरागत मशीन टूल्स का उपयोग करते हैं, जहाँ श्रमिक अधिक काम करते हैं, उनसे ही हमारा काम चल जाता है, वहाँ कम स्थायी पूंजी चाहिए। लेकिन जहाँ हम प्रोडक्शन लेटेस्ट मशीनों का उपयोग करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो यानी मनुष्य कम काम करते हैं, हमारे उपक्रम में मशीनें अधिक काम करती हैं, वहाँ अत्यधिक स्थायी पूंजी चाहिए। अब आते हैं अगला, मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स, अस्थायी संपत्तियों को प्राप्त करने की विधि। यानी हमें जितना स्थायी संपत्ति चाहिए उसे हमें नगद खरीदना पड़ेगा या हमें कहीं से उधार किस्तों पर मिल जाएगा या किराए पर मिल जाए। आजकल किराए पर भी मिल जाते हैं, रेंट लीज पर भी मिल जाते हैं। तो यदि हमारे स्थायी संपत्तियां या इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च होने हैं उस सब के लिए हमें कैश पेमेंट करना पड़ेगा, लमसम एक मुश्त भुगतान करना पड़ेगा, तब तो हमें बड़े पैमाने पर स्थायी पूंजी चाहिए। लेकिन यदि हमें सब उधार मिल जाए, जिसका हम किस्त में धीरे धीरे भुगतान करें, या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी स्थायी संपत्तियां, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, सब चीज़ किराए पर, लीज पर मिल जाए, तो फिर यहाँ भी ऐसे दोनों स्थितियों में कम स्थायी पूंजी की जरूरत पड़ेगी, कम पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हमें पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी या मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए कैश पेमेंट करना पड़े तो बड़े पैमाने पर रकम की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं ग्रोथ एस्पेक्ट्स। विकास की संभावनाएं। दो तरह की संस्थाएं होती हैं। एक संस्था ऐसी होती है जिसमें आगे भविष्य में किसी बड़े डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, विकास की संभावना नहीं है, अतः वहाँ हमें फ्यूचर में एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो फिर वहाँ कम स्थायी पूंजी से भी काम चल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं कि आगे चलकर भविष्य में हमने जिस लेवल से शुरू किया, आगे चलकर आने वाले समय भविष्य में वो लेवल बहुत तेज़ी से विकास आगे बढ़ने वाला है, यानी हम बहुत तेज़ी से डेवलप करने वाले हैं, डेवलपमेंट की पूरी संभावना है। इसका मतलब हुआ कि भविष्य में हमें एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी,
वैसे उपक्रमों में, वैसे कारोबार में अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ डेवलपमेंट की संभावना नहीं है वहाँ कम स्थायी पूंजी से काम चल जाएगा, लेकिन जहाँ डेवलपमेंट की संभावना है फ्यूचर में, वहाँ अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। अब आते हैं डाइवर्सिफिकेशन। विविधीकरण, ये क्या होता है? किसी भी कारोबार में या किसी भी उपक्रम का जो डेवलपमेंट होता है उसके कई तरीके हैं। आजकल डाइवर्सिफिकेशन का ही युग है। मतलब आप किसी एक प्रोडक्ट को बनाकर, एक प्रोडक्ट को बेचकर उसमें डेवलपमेंट का एक लिमिट है, उससे आगे नहीं जा सकते। तो आजकल कंपनियां किसी एक प्रोडक्ट को मार्केट में बेचकर जब उनका गुडविल बन जाता है मार्केट लोगों के बीच, तो वे अपने नाम से दूसरे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर देती हैं। दूसरे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर देती हैं। जैसे आप टीवी के क्षेत्र में देखिए, एलजी कंपनी पहले केवल टीवी बनाती थी, उसके बाद उसने वॉशिंग मशीन बनाना शुरू किया, उसने फ्रिज बनाना शुरू किया, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना शुरू किया। वैसे ही सैमसंग, पहले टीवी रेडियो आता था, लेकिन अब मोबाइल भी आ रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यानी एक चीज़ के बजाय अनेक चीज़ों का उत्पादन करना डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। होता यह है कि जब किसी कंपनी का गुडविल किसी खास फील्ड में बन जाता है तो अपने गुडविल का फ़ायदा उठाना चाहती है, फ़ायदा उठाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन करती है। तो जब आप दूसरे सामान का उत्पादन करेंगे तो उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मतलब ये कि वहाँ पर अत्यधिक स्थायी पूंजी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन के पॉलिसी को अडॉप्ट किया, अपनाया है, तो फिर यहाँ बड़े पैमाने पर स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया है तब तो जितना स्थायी पूंजी है उतना ही सबका काम चल जाएगा। अब आते हैं फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव, वित्तीय विकल्प। अब देखिए वित्तीय विकल्प में क्या आता है? वित्तीय विकल्प में हो गया कि आप अस्थाई संपत्ति को प्राप्त करने के जो सोर्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल के जो सोर्स हैं, एक तो सोर्स हो गया, आगे पढ़ेंगे आप इसको, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, प्लॉफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स इत्यादि इत्यादि। तो ये इसमें आपको अत्यधिक पैसे की जरूरत पड़ेगी। और एक सोर्स होता है किराए पर मिलना। ये सारी चीज़ें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल किराए पर भी उपलब्ध, लीज पर भी मिल जा रही हैं। तो अगर लीज पर उपलब्ध हैं तो कम अस्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हो गए अस्थायी पूंजी की जरूरत को प्रभावित करने वाले तत्व। अब हम लोग आते हैं सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पर। सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, स्थायी पूंजी के
स्रोत। इक्विटी शेयर कैपिटल समता अंश पूंजी। प्रेफरेंस शेयर पूंजी हटा दीजिए। पूर्वाधिकार अंश डिबेंचर्स ऋण पत्र। लॉन्ग टर्म लोन दीर्घकालीन ऋण। Ploughing back of retained earning। और विभाजित लाभ का विनियोजन। ये मुख्य रूप से स्रोत हैं। इसे हम लोग सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं और सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन एक ही है, याद रखिएगा कि दीर्घकालीन वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं, अस्थायी पूंजी के स्रोत कौन कौन से हैं। दोनों एक ही चीज है। यानी अस्थायी पूंजी एक तो था कि किन किन चीज़ों के लिए कौन कौन से तरह का अस्थायी पूंजी हमें चाहिए, किस किस काम के लिए अस्थायी पूंजी जरूरत है। दूसरा ये है कि ये आएगा कहाँ से, किन किन स्रोतों से। अस्थायी पूंजी के प्रबंध में ही दोनों चीज़ देखा जाता है कि किस किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है हमें, किस किस तरह का अस्थायी पूंजी की ज़रूरत है और ये आएगा कहाँ से। तो आएगा कहाँ से इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इक्विटी शेयर सबसे पहला स्रोत है। इक्विटी शेयर समता अंश। कंपनी को जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, कंपनी उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, अत्यंत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर लोगों के बीच, पब्लिक के बीच जाती है और पब्लिक से पब्लिक में एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, शेयर इशू किया जाता है कि लोग हमारे कंपनी में, संस्था में, इंटरप्राइज में पैसा लगाए, इन्वेस्ट करे। लोग शेयर खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं मतलब शेयर खरीदते हैं और इस तरह से उसे ही हम समता, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, उसी को हम लोग समता अंश कहते हैं। तो समता अंश जो लोग खरीदते हैं, याद रखिए इसके 2-3 फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर्स कि समता अंश को खरीदने वाले समता अंशधारी ही कंपनी के असल मालिक होते हैं, एक्चुअल ऑनर यही लोग होते हैं किसी उपक्रम के। पहली बात। दूसरी बात कि इन्हें कंपनी के जीवन काल में, उपक्रम के जीवन काल में इनकी पूंजी वापस नहीं हो सकती है। हाँ, आप अपना शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दें, बेच दें, वो चलेगा, लेकिन आप कंपनी से वापस नहीं ले सकते हैं। तीसरी बात कि
लाभ में हिस्सा सबसे आखिरी में इन्हें दिया जाता है। जब सब चीज़ों से सलट लिया जाता है उसके बाद अंत में जो बचता है उसी लाभ में इन्हें हिस्सा मिलता है। लेकिन ये कंपनी के असल मालिक होते हैं, समतांश के खरीदार, जिसे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं। ये लोग ही कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं, कंपनी को ऑपरेट करते हैं, कंपनी के पॉलिसी मेकर होते हैं, ये नीतियों को निर्धारित करते हैं, उसके मीटिंग्स में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कंपनी के पूरे मैनेजमेंट को देखते हैं, कंपनी चलाते हैं। यानी एक वाक्य में कहें तो कंपनी के कर्ता धर्ता सब चीज यही लोग होते हैं। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। ये भी एक तरह का शेयर है लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्रतिबंध हैं। प्रेफरेंस शेयर वह शेयर है, दो इसके फीचर्स हैं, दो प्रिविलेज मिले हुए हैं, जिनका लाभ में हिस्सा पहले से तय होता है, परसेंटेज तय होता है। कंपनी के शेयर पर लाभ में जो हिस्सा मिलता है हमें, उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं लाभांश और अंग्रेजी में कहते हैं डिविडेंड। तो याद रखिए, इक्विटी शेयर तो असल मालिक हुए, उन्हें सबसे आखिरी में डिविडेंड मिलता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वे शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर के खरीदार, जिन्हें लाभ होने पर एक फिक्स रेट से निश्चित दर से लाभ में हिस्सा पाने का प्रेफरेंस पूर्वाधिकार होता है। पहले इनको दिया जाएगा, तब उससे बचेगा, तब इन्हें मिलेगा। दूसरा चीज कि कंपनी का जब लिक्विडेशन होता है, कंपनी का अंत होता है, समापन होता है, उस समय इन्हें पूंजी वापस पाने का पूर्वाधिकार प्रेफरेंस। दो चीज़ों का इन्हें प्रेफरेंस है, लाभ में हिस्सा पाने का, यानी डिविडेंड पाने का एक फिक्स रेट से, दूसरा समापन के समय पूंजी वापस पाने का। ये प्रेफरेंस किसके अगेंस्ट में होता है? तो ये प्रेफरेंस इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में होता है। यानी ये दोनों काम प्रेफरेंस के बाद इक्विटी शेयर के लिए होता है। लाभ में हिस्सा पहले प्रेफरेंस शेयर को कंपनी देती है, शेयर खरीदने वालों को, उसके बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर वाले होते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि प्रेफरेंस शेयर का रेट फिक्स होता है, 5%, 10% उतना ही दिया जाता है। इक्विटी शेयर का रेट फिक्स नहीं होता है, उन्हें कम भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और बहुत अधिक भी मिल सकता है। सब बातें हैं। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर खरीदार ऐसे अंशधारी होते हैं जिन्हें कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं है, कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं है, कंपनी की नीतियां बनाने का अधिकार नहीं है, कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन करने का अधिकार नहीं है, कंपनी के मीटिंग्स में वोट देने का अधिकार नहीं है। समता अंशधारियों को कंपनी के मीटिंग्स या कंपनी संबंधित सभी मामलों में वोट देने का पूरा अधिकार है, यानी फुल वोटिंग राइट इनको है। लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन सिर्फ अपने मामलों में, जहां प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अपना इंटरेस्ट हैम्पर कर रहा होगा वहां पर ही हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन कंपनी संबंधी जो सामान्य मामले हैं, पॉलिसी मेकिंग वगैरह, बिजनेस ऑपरेशन संबंधित, उन सारे मामलों में इन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इन्हें लाभांश में हिस्सा पाने का, कंपनी के समापन के समय पूंजी वापस पाने का समता अंशधारियों की तुलना में पूर्वाधिकार पहले इन्हें मिलेगा। तो दोनों को कुछ एक दूसरे के अगेंस्ट में कुछ सुविधाएं भी मिली हैं और कुछ नुकसान भी है। इससे समता अंशधारी कंपनी के असल मालिक हैं, कंपनी को चलाने का, कंपनी संबंधी सभी मामलों में वोट देने का, मैनेजमेंट संभालने का पूरा उन्हें अधिकार है। लेकिन लाभांश सबसे आखिरी मिलेगा, ये निगेटिव पॉइंट इनके लिए, और कंपनी के समापन की दशा में सबसे आखिरी में इनकी पूंजी वापस होगी। पूर्वाधिकार अंशधारियों को वोटिंग का सीमित अधिकार है, सिर्फ अपने मामलों में जहां उनके इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है वहाँ वोट देने का अधिकार है, सभी मामलों में वोट देने का अधिकार नहीं है। कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है, कंपनी के कारोबार को चलाने का अधिकार नहीं है। लेकिन
लाभांश पाने का इससे पहले अधिकार है, समतांशों से पहले अधिकार है, कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापस पाने का समतांशों से पहले अधिकार है। चलिए, दोनों शेयर हुए। ये कंपनी, यानी एक तरह से कहा जाए तो पूर्वाधिकार अंश जो है कंपनी के मालिक कम ऋणदाता अधिक होते हैं, महाजन की तरह हैं, जबकि समता अंश खरीदने वाले ही कंपनी का असल मालिक होते हैं। अब आते हैं डिबेंचर। डिबेंचर ऑनरशिप नहीं शो करता है, ये एक तरह का लोन है। कंपनी जो लोन लेती है, एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वित्तीय संस्थाओं से ले सकती है, लेकिन कभी कभी कंपनी जनता से भी लोन लेती है, आम जनता से भी कर्ज लेती है। जिस तरह से शेयर जारी करती है, जितने लोन की आवश्यकता होती है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कंपनी डिवाइड कर देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है और ठीक शेयर की तरह ही इसे जनता में जारी करती है। यानी पब्लिक को इनवाइट करती है कि हमें आप लोन दें, हमारे डिबेंचर को खरीदें। तो डिबेंचर लोन का सर्टिफिकेट है। डिबेंचर का मतलब हुआ लोन सर्टिफिकेट। हमने अगर किसी कंपनी को लोन दिया है तो उस लोन के बदले कंपनी हमें एक प्रमाण पत्र जारी करेगी, निर्गत करेगी, सर्टिफिकेट इशू करेगी, उसी को हम डिबेंचर कहेंगे। उसमें हमने कितना लोन दिया, यानी कितना का डिबेंचर हमने खरीदा, उस पर ब्याज का दर क्या होगा सालाना, उसका रिडम्पशन पीरियड क्या है, यानी कितने दिन के बाद हमें हमारी पैसा वापस मिलेगी, किस तरह से पैसा वापस मिलेगी, एक मुश्त मिलेगी या किस्तों मिलेगी, इस तरह के सारे टर्म्स कंडीशन क्या डिटेल रहता है डिबेंचर में। तो आम कंपनी जब आम जनता से लोन लेती है, उसके बदले जो उन्हें प्रमाण पत्र जारी करते वो डिबेंचर है। तो शेयर और डिबेंचर में अंतर है। शेयर में आप देखेंगे कि कंपनी को लाभ होगा तभी उसे हिस्सा मिलेगा, अगर लाभ नहीं होगा तो शेयर खरीदने वालों को लाभ में हिस्सा नहीं मिलेगा, वे लोग वहाँ कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिबेंचर में क्या है, और शेयर में देखिएगा कि लाभ में जो हिस्सा है वो कभी अधिक भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है और नहीं भी मिल सकता, तीनों सिचुएशन आ सकता है। लेकिन डिबेंचर खरीदने वालों के साथ इनका ब्याज दर पहले से फिक्स है। कंपनी को लाभ हो या घाटा हो, कम लाभ हो या अधिक लाभ हो, इससे कोई बहस नहीं है। इनका जो ब्याज दर फिक्स है, उतना ब्याज इन्हें हर हाल में मिलेगा, चाहे कंपनी घाटे में जाए या फायदे में जाए। अब आते हैं कि कंपनी वित्तीय संस्थाओं से भी कर्ज ले सकती है, बैंकों वगैरह से। ये लॉन्ग टर्म लोन है, जनरली 10 ईयर्स या अबव 10 ईयर्स, 10 साल या उससे अधिक पीरियड के लिया जाता है। यानी 10 साल या उससे ज़्यादा समय अवधि में हम इस लोन का पैसा वो कंपनी वापस करेगी। तो लोन लेकर भी हम फिक्स कैपिटल को पूरा करते हैं। फ्लफिंग बैक ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, आप देखिए, कंपनी का जो लाभ होता है हर साल, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, क्या एक कंपनी अपने पूरे लाभ को अपने अंशधारियों में पूरा का पूरा विभाजित कर देती है? नहीं। कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है, कंपनी सबसे पहले अपने फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को देखती है, भविष्य में किस किस तरह की ज़रूरत पड़ेगी उसको देखती है, उसके लिए पैसा रोक कर रखती है। यानी प्रॉफिट के कुछ भाग को रिजर्व वगैरह में ट्रांसफ़र कर देती है, प्रॉफिट के कुछ भाग को रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व वगैरह में ट्रांसफ़र कर देती है, उसी को हम लोग कुछ भाग अंशधारियों में बांट देती है। तो जो भाग अंशधारियों में बांट दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट विभाज्य लाभ। अब लाभ का जितना भाग कंपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, भावी आवश्यकताओं के लिए रोक कर रख लेती है, उसे कहते हैं हम लोग रिटेन्ड अर्निंग। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व, विभिन्न प्रकार के रिजर्व के रूप में रखा जाता है। जैसे लाभ का 50%, 25% हमने जनरल रिजर्व में, रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र कर दिया, रोक के रख लिया।
तो चूँकि ये भविष्य की ज़रूरत के लिए ही रोक कर रखा जाता है कि भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा किया जाएगा या डेवलपमेंट की ज़रूरत है, मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, उस समय इसका प्रयोग होगा। तो फिर यहाँ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ही है कि हम कंपनी का विस्तार कर रहे हैं, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसका भी प्रयोग कंपनी फिक्स्ड कैपिटल के रूप में कर लेती है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्लफिंग बैंक ऑफ रिटेन अर्निंग, अविभाजित लाभ का पुनर्विनियोजन। यानी रिजर्व वगैरह के रूप में जितना भी लाभ का भाग कंपनी ने रोक कर रखा है साल दर कई साल, पिछले कई सालों से, वो सब रिजर्व फंड में इकट्ठा होगा, उसको हम कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, उससे हम पूंजी में कन्वर्ट कर देते हैं और उसका प्रयोग फिक्स्ड एसेट्स को प्राप्त करने में करते हैं। तो ये 5 स्रोत हैं फिक्स्ड कैपिटल के, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस का, इसको हम लोग सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी कर सकते हैं, सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कर सकते हैं। देखिए ये चैप्टर ऐसा है जो बिजनेस स्टडी में भी, मार्केटिंग चैप्टर में जाइएगा, फाइनेंस चैप्टर है उसमें वहाँ पढ़ना है, यहाँ ही पढ़ना है, सेम चीज़ है। तो यहाँ पढ़ा दे रहे हैं तो वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, या जिस चीज़ को वहाँ पढ़ा चुके हैं यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, याद रखिएगा इसे। चलिए अब इसका अगला क्लास और इकोनॉमी से क्लास हम लोग कल देखेंगे।